आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनका हमारे मुआशरे में क्या सिस्टम है, उनका हमारे मुआशरे में हमारे जॉब गेन करने में, जॉबलेस होने में कंपटीशन का कितना किरदार है। अगर हम कंपटीशन में नहीं जाते तो जॉब मिलना तो दरकिनार, हम कभी जॉब हासिल करने का सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए कंपटीशन में हमें कुछ सब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश जो है ये बैकबोन बन चुका है हर सब्जेक्ट, हर कंपटीशन के एग्जाम का। अगर हम गौर करें तो हमें जीके, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स जो है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो लिहाजा हमने ये नॉलेज विद रहमानीस के नाम से सीरीज शुरू की है। इसी सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर को प्रेफरेंस पर रखा है। यू नो वेरी वेल दैट इंग्लिश ग्रामर इज वेरी कंपल्सरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप CSS देख लें, PMS देख लें, PPSC देख लें, जुडिशरी सिविल जज की एग्जाम देख लें, आप ADPP देख लें, DDPP देख लें, एटसेट्रा, तो आपको इंग्लिश में बहुत सी चीजों में वास्ता पड़ेगा। लाइक एज आप इंग्लिश राइटिंग जब करते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है उनको फाउंड करना पड़ता है। तो लिहाजा आज जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि हमें इंग्लिश हमने लिखनी कैसे है। द गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग इंग्लिश ग्रामर के नाम से आज हमारा ये लेक्चर है। यहाँ हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिनको अगर हम माइंड में रखें तो हम इंग्लिश ग्रामर को, हमारी इंग्लिश राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस कोशिश में बरकत अता फरमाए। जो रूल्स हम लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं यहां लिख रहा हूं जिसमें नंबर 1 कैन, मे, माइट, वुड, शुड, इनके साथ आपने कभी भी फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लिखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, लाइक एज कैन यू हेल्प मी। इफ यू राइट हियर कैन यू हेल्प मी, इट इज अ रॉन्ग सेंस, इट इज रॉन्ग। मे आई हेल्प यू, नो। यू विल राइट, यू विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यू शुड गो योर होम नॉट। आप यहां फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ना कि सेकंड फॉर्म। लाइक एज इफ यू राइट हियर यू शुड वेंट योर होम, इट इज रॉन्ग। तो यू शुड राइट विद देम ओनली फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा पहला रूल है कि जब भी आप इनको लिखेंगे तो आप इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखें, अदरवाइज ये आपका
इसके अलावा अगर कोई आप फॉर्म लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगी। नंबर 2, लेट और टू के बाद भी, लेट और टू के बाद भी आपने फर्स्ट फॉर्म लिखना है। लाइक एस लेट हिम गो। अगर आप यहां वेंट लिखते हैं तो ये गलत है। लेट हिम गो ना कि लेट हिम वेंट। तो लिहाजा जब आपने इसको लिखना है तब भी आपने फर्स्ट फॉर्म लिखना है। लाइक आई अटेंडेड टू या इंटेंडेड टू, ठीक है, आई इंटेंडेड टू गो ना के। तो सेकंड रूल हमारा ये है कि आपने लेट और टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए। अगर आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म पुट करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं जी। रूल थर्ड, you will find two kinds of sentences into a paragraph of tense, principal clause and subordinate clause। ये क्या होती है? हाँ, इसको भी देख लेंगे जी। प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास से मुराद ये है, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं फिक्रे का, जुमले का, टेंस का पहला हिस्सा। सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं टेंस का, फिक्रे का दूसरा हिस्सा। जैसा कि हम सबऑर्डिनेट मातहत को कहते हैं, ये जो अगली क्लास होती है ये इसकी पाबंद होती है। प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास कैसे? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ही सेड दैट ही वाज इल। ही सेड दैट ही वाज इल। उसने कहा कि वो बीमार था। देखिए, ही सेड ये प्रिंसिपल क्लास है। दैट कंजंक्शन इसके लिए जोड़ रहा है इसको। ही वाज इट ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अगर यहां आपने देखना है प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में। आप सबऑर्डिनेट क्लास में फिर प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं डिस्कस कर सकते, पास्ट ही लिखेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है, लाइक एस आवर टीचर टोल्ड अस दैट सन शाइन्स ब्राइटली। अब सूरज तो बढ़िया बेताब से चमकता है, तो सन शाइन्स ब्राइटली। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगी तो हम यहां इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है। लाइक एस आवर टीचर या आवर साइंस टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ इज राउंड, या आवर टीचर टोल्ड अस दैट God is one. These examples are universal truth. So then you will not follow the rules. Otherwise, प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में होगा तो फिर सबऑर्डिनेट भी पास्ट में ही होगा। 3 नंबर 4 प्रॉब्लम क्या होती है?
कि हम बाज़ क्या कहते हैं, किसी सिंगल फिक्रे में हम थर्ड फॉर्म पुट कर देते हैं। सिंगल फिक्रे में थर्ड फॉर्म कैसे पुट कर देते हैं? जैसे ही हैड गॉन टू लाहौर। अब हमने ये लिख दिया ही हैड गॉन टू लाहौर, तो ही हैड गॉन टू लाहौर इज अ रॉन्ग सेंस, बिकॉज इट इज सिंपल, इट इज सिंगल पैसेज, पास्ट का है, तो हम यहां हैड नहीं लगाएंगे। किसी सिंगल फिक्रे में हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो इसकी जो सही क्या है, ये ही वेंट टू लाहौर, बस बात खत्म जी। हम इसके साथ नहीं लगाएंगे थर्ड फॉर्म को, कभी भी नहीं। सिंगल फिक्रे में हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। लेकिन यहां आपने कुछ चीजें देखनी है। अगर इसके साथ एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, एडवर्ब या कंजंक्शन आ जाए, तो फिर आप थर्ड फॉर्म पुट करेंगे। कैसे? ही हैड गॉन टू लाहौर ऑलरेडी। ऑलरेडी जो है ये एक एडवर्ब है, तो फिर आप यहां पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हेल्पिंग वर्ब जो है, अदरवाइज आप एडवर्ब के अलावा या कंजंक्शन के अलावा सिंगल सेंटेंस में जो है वो नहीं लगा सकते ये थर्ड फॉर्म। अब सिंगल सेंटेंस क्या, कैसे है? देखो इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, द पेशेंट हैड बीन डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये डबल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस नहीं है। दो काम हो रहे हैं यहां कि पेशेंट मर चुका था, मरीज डॉक्टर आने से पहले। द डॉक्टर हैड बीन डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमने क्या देखना है कि सिंगल सेंटेंस में आप नहीं लगाएंगे थर्ड फॉर्म जब तक आपको वहां ऑलरेडी के लफ्ज ना मिल जाए। अगर आपको वहां एडवर्ब या कंजंक्शन मिल जाए तो फिर आप उसके साथ लगा सकते हैं, जैसे कि सेल्डम है, ऑलरेडी है, एटसेट्रा। ठीक है। अब अगली बात, अगर किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, अगर किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तो आप पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाते हैं। कैसे जी? हैव बीन, विल हैव बीन। अब ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब में 2 है या 2 से ज्यादा अल्फाज है। तो जब हमने इसको नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो हम पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाएंगे, ना कि इसके बाद, ना कि इसके बाद या इसके बाद। कैसे? He has not been going there since morning। बात समझ में आई कि हमने अगर यहां 2 या 2 अल्फाज पर मुश्तमिल जो हो, हमने फिर नॉट पहले लफ्ज के बाद लगा देना। हेल्पिंग वर्ब अगर, तो हमने जो पहला वर्ड होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव में भी ये होगा, विल यू नॉट मीट मी। ठीक है, ये देखिए
विल के बाद, तो लिहाजा हमने ये क्या करना है जी कि जब भी हमने ऐसा हेल्पिंग वर्ब देखना है तो उसके पहले लफ्ज के बाद हमने ये लगा देना है। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, अनटिल या अनलेस। हमने कभी भी अनटिल या अनलेस के बाद नॉट नहीं लगाना। अगर हम अनटिल या अनलेस के बाद नॉट लगाते हैं तो वो मुस्बत में, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि दो मनफियों से के मिलाने से बनती हैं मुस्बतें, खुदा के लिए तू भी कह दे नहीं नहीं। ऐसा कोई शेर है, एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता। अनटिल और अनलेस के बाद आपने नॉट लगाना। जैसा कि बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे, जैसा कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास। देखिए अनलेस है, अनलेस के फौरन बाद हमने डू नॉट लगा दिया, गलत है। फिक्र आपका मुस्बत हो गया। हम तो इसका नेगेटिव सेंस देना चाहते थे, तो इसने क्या किया, मुस्बत हमारा फिक्रा बना दिया बजाय के नेगेटिव के। तो कभी भी अनलेस और अनटिल के बाद फौरन आपने नॉट नहीं लगाना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यू until you work hard he cannot pass the examination etc। ठीक है। तो अगला रूल ये है कि जब तक आप until या unless के फौरन बाद आपने नॉट नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो आपका फिक्र जो है वो असल सेंस से हट जाएगा। नेक्स्ट, एज इफ या एज दो। ये दो वर्ड है, एज इफ या एज दो। आपने जब भी इनको लिखना है तो इसके बाद हमेशा पास्ट सेंस आएगी। इसके बाद आप पॉजिटिव प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं कोट कर सकते। कैसे? देखिए, ही looks as if he were made। यहां आपने वाज नहीं लिखना, he were made। ठीक है। एज इफ, एज दो के बाद हमेशा फेल वर्ब लगाएंगे आप, हमेशा वर्ब लगाएंगे, या फेल माजी की कोई शक्ल पुट करेंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आएगा इसके साथ। तो आपने जब भी इस सेंस को देखना है तो आपने इसके साथ एज इफ, एज दो के साथ आपने वर ही पुट करनी है, वर ही पुट करना है, ना कि आपने या कोई माजी की कोई शक्ल। ठीक है। अच्छा, अगली बात, मैं यहां कुछ वर्ड लिखता हूं। देखिए, रिजेंबल, लव, हेट, रिजेंबल, लव, हेट, ऑर्डर, कंट्रोल, इन्फॉर्म। ये ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ आपने प्रेपोजिशन नहीं लगाना। अगर आप इनके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर लेंगे तो सेंटेंस या पैराग्राफ या पैसेज या ट्रांसलेशन फिर भी आपकी गलत हो जाएगी। इसके साथ आपने ये नहीं लगाना, लाइक एज ही लव्स विद मी, ये रॉन्ग बिकॉज इट इज preposition।
he loves me, ये ठीक है। he informed me, informed to me, no, he informed me, he orders me, ना कि आप इसके साथ प्रेपोजिशन लगाएं। अगर आप प्रेपोजिशन लिखेंगे, प्रेपोजिशन को करेंगे तो गलत हो जाएगा, लिहाजा आप इसके साथ जो है वो प्रेपो नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ आज की कोशिश थी जिस पर हमने बात की। अगर आपको लगे कि ये मेरी कोशिश बेहतर है और मुझे इसी तरह हेल्प आउट आपको करना चाहिए या मैं ये करने के काबिल भी हूँ, तो आप मुझे अपने कीमती आराव से ज़रूर जो है वो मुस्तफ़ीद फरमाइएगा। और जो मुझको कोई इसके दौरान को गलती हो गई है, तो क्योंकि इंसान जो है वो गलती का पुतला है, उससे दरगुजर फरमाइएगा और मेरी इसके बारे में रहनुमाई फरमाइएगा। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए जी। अल्लाह ताला हम सबको नेकी का काम करने और बुराई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।